पिछले दशकों में हमारे शहर बदल गए हैं। बढ़ता तापमान और पानी की सतह गिरती जा रही है और इसका सीधा प्रभाव हम पर और हमारे परिवार पर पड़ता है। इसका विकल्प क्या है? धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे। ऑडियो न्यूज पर हम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे पर नजर बनाए हुए हैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन इन दो देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में कीव पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन के दौरे पर हैं और अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा की जाएगी। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। दोनों देशों की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पहले की गई बातचीत को आगे बढ़ाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बात कही कि एक मित्र और भागीदार के रूप में हम क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता की वापसी की उम्मीद करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंच चुके हैं, जहां आरएन डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाते हुए रेल फोर्स 1 इस ट्रेन से 10 घंटे का सफर कर पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जहां उनका बेहद जोश और हर्ष के साथ स्वागत किया गया और जिस होटल में वो रह रहे हैं वहां पर भी बड़ी तादाद में भारतवंशी उपस्थित थे। अपने देश के प्रिय प्रधानमंत्री का जोशो खरोश के साथ स्वागत करने के लिए तिरंगे लहराकर और मोदी मोदी के नारों के साथ सप्रेम प्रधानमंत्री का बेहद सम्मान के साथ स्वागत किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को क्योंकि ऐतिहासिक माना जा रहा है, 1991 में यूक्रेन को आज़ाद राष्ट्र के रूप में उसने अपने ये स्टेचर हासिल किया, जिसके बाद 1992 में भारत ने यूक्रेन को एक राष्ट्र के तौर पर, संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी, जिसके बाद 3 दशक में पहली बार भारत के कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे हैं। और ऐसे में जहां उनका रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया, अधिकारीगण भी वहां उपस्थित थे उनका स्वागत करने के लिए, तो वहीं दूसरी ओर भारतवंशी भी अपने उत्साह के साथ अपने प्रिय प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। और इस यात्रा के कई मायने हैं, विशेषकर इन मायनों में भी समझना ज़रूरी है कि पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे हैं और यूक्रेन पहुंचना भारतीय प्रधानमंत्री का ये एक सामान्य दौर नहीं है। इस वक्त संघर्षरत क्षेत्र है यूक्रेन, रूस यूक्रेन संघर्ष इस वक्त जारी है और ऐसे में हमने देखा है कि किस तरीके से रेल फोर्स 1 की यात्रा कर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात करें या फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की बात करें तत्कालीन, या फिर हम आज की बात करें, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष रेल फोर्स 1 के माध्यम से ही यूक्रेन पहुंचे हैं, क्योंकि संघर्ष के कारण ये ध्यान देने वाली बात है कि हवाई यात्रा नहीं है जारी इस वक्त यूक्रेन में। ऐसे में ये ट्रेन जो पूरी तरह से एक सुरक्षित ट्रेन मानी जाती है, इसी का सफर कर तमाम राष्ट्राध्यक्ष यूक्रेन पहुंचे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यूक्रेन में इस वक्त पहुंचना कई महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है वैश्विक स्तर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से इस बात को सामने आते रहे हैं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही रूस यूक्रेन संघर्ष का हल तलाशा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हमेशा ये कहा है कि भारत बुद्ध की धरती है, युद्ध की नहीं, और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये संदेश यहाँ पहुँचना यूक्रेन में और इस धरती से भी ये संदेश देना कि जंग किसी समस्या का समाधान नहीं है और समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं बल्कि संवाद के माध्यम से तलाशा जाना चाहिए, इसी संदेश को आगे बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि यूक्रेन यात्रा पर निकलने से पहले भी प्रधानमंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया कि द्विपक्षीय मोर्चे पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बिंदु हैं, उनको लेकर पहले भी जिस तरह से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की जब बड़े बहुपक्षीय मंचों पर मुलाकात हुई है, तब जो बातें हुई हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन साथ ही
शांति और स्थिरता की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाना चाहिए, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। क्योंकि यूक्रेन भी जहां इस संघर्ष में लिप्त है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन के माध्यम से, यूक्रेन भी एक ऐसा देश है जो भारत को महत्व देता है। G7 की साइडलाइंस पर ज़ेलेंस्की की प्रधानमंत्री के साथ 2 बार मुलाकात हो चुकी है और उसके बाद मुख्य तौर पर 3 मुलाकातें बहुपक्षीय मंचों पर प्रधानमंत्री के साथ वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की हो चुकी है। लेकिन अब प्रधानमंत्री का इस वक्त जब यूक्रेन संघर्षरत है, इस वक्त यूक्रेन की धरती पर पहुंचना एक बड़ा संदेश और बड़ा संकेत दे रहा है विश्व को पूरा ये संकेत जा रहा है। क्योंकि भारत हमेशा से शांति का पक्ष धर रहा है, स्थिरता का पक्ष धर रहा है। यूक्रेन हमारा मित्र देश, भागीदार देश है। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच में काफ़ी समझौते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक स्तर पर भी अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि भारत यूक्रेन संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं, जहां पर 30 से अधिक ऐसी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं जो भारतीय संस्कृति को पूरे यूक्रेन में फैला रही हैं। हिंदी भाषा को लेकर वहां पर काफ़ी लगाव है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो हिंदी भाषा में यूक्रेन वासियों को प्रशिक्षण देती हैं और बड़ी तादाद में यूक्रेन वासी हिंदी के साथ भी जुड़ रहे हैं। आयुर्वेद की वहाँ पैठ है, योग की वहाँ पैठ है, यानी भारतीय संस्कृति को चाहने वाले भी वहाँ भारी तादाद में हैं। ऐसे में सांस्कृतिक स्तर पर, रक्षा स्तर पर, आर्थिक और व्यापारिक स्तर पर किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत होगी। और ऐसे में शांति का समाधान, ये शांति के लिए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, रूस और यूक्रेन दोनों को किस तरीके से इस संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, इस पर भी मंथन होगा। क्योंकि मौजूदा दौर में विश्व में शांति की ज़रूरत है। क्योंकि इस संघर्ष के कारण जिस तरीके से ये बात सामने रखी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा पूर्व में भी, खासकर जब वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का 3रा समिट ऑनलाइन किया गया, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने इस बात को सामने रखा। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जहां अमीर देश लड़ रहे हैं तो उसका खामियाजा गरीब देशों को ही उठाना पड़ रहा है, जिसमें ग्लोबल साउथ के देश शामिल हैं। ऐसे में ग्लोबल साउथ को मजबूत करना है तो भी संघर्ष का समाधान बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये समाधान केवल संवाद के माध्यम से ही हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह भी जुड़े हैं, साथ ही प्रोफेसर उम्मू सलमा बावा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृतपाल, सबसे पहले बात आपसे, क्योंकि हमने अभी देखे दृश्य कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया रेल फोर्स 1 से जब वे उतरे, और साथ ही वहां पे भारतवंशी भी उपस्थित थे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। कुछ ही देर बाद हम जानते हैं कि द्विपक्षीय वार्ताएं भी शुरू हो जाएंगी। बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री का आज 23 अगस्त, ये तारीख यूक्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नेशनल फ्लैग डे है उनका। ऐसे में आज की तारीख में प्रधानमंत्री का, भारत के प्रधानमंत्री का यूक्रेन की धरती पर पहुंचना, जमीनी स्तर पर देखें तो क्या बड़ा संकेत? देखिए, बड़ा संकेत ये है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा उस वक्त हो रहा है कि जब जंग अपने अरूज पे है। किसी ने नहीं सोचा था कि जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी। भारत लगातार ये कहता रहा कि आप इस मसले का हल जंग के मैदान पर नहीं ढूंढ पाएंगे, आपको इसका हल डायलॉग और डिप्लोमेसी के द्वारा ढूंढना पड़ेगा, मुज़ाकरात के द्वारा, सफारत के द्वारा ढूंढना पड़ेगा। ये बात भारत ने कई मंचों से कही। भारत ने जब प्रधानमंत्री मोदी, जब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से उनकी पर्सनल मुलाकातें हुई, अलग अलग फोरा पे, टेलीफोन पे राब्ता कायम किया, यही बात उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को कही पर्सनल मुलाकातों में भी और टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस में भी, कि आपको जो इस मसले का हल है, आपको एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, आपको नेगोशिएटिंग टेबल पे आना पड़ेगा। ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि अपेक्षा भारत से ये है कि भारत एक तरह का पीस मेकर का रोल अदा कर सकता है। मध्यस्थता कर पाता है, नहीं कर पाता, करना चाहता है, कितनी हो पाएगी, कितनी कामयाब होगी, ये बड़े सवाल हैं। क्योंकि अभी दोनों ही साइड्स का जो आइडिया ऑफ विक्ट्री है वो काफ़ी अलग है। पर अहम बात यह है कि दोनों
दोनों ही धड़े आपकी बात सुनने को तैयार हैं। मान लीजिए अमेरिकी राष्ट्रपति, रूसी राष्ट्रपति उनकी बात ही नहीं सुनने को तैयार, उनसे बात ही नहीं करने को तैयार, वेस्टर्न कैप से, नेटो से वो बात ही नहीं करने को तैयार। आपकी बात दोनों धड़ सुनने को तैयार है। 6 हफ्ते पहले जब प्रधानमंत्री मॉस्को में थे तो राष्ट्रपति पुतिन ने बड़े गौर से प्रधानमंत्री को जो कहना था वो सुना। वही आज जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में मुज़ाकरात होगी तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की कुछ अपेक्षाएं रहेंगी प्रधानमंत्री मोदी से, और वो सुनना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी क्या जब यूक्रेन आते हैं तो क्या ठोस प्रपोजल लेके आते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये दौरा अहम हो जाता है क्योंकि दोनों साइड्स कम से कम आपकी बात सुनते हैं। वो 2-3 रीजंस हैं उसके। एक, आप वॉइस ऑफ रीजन इमर्ज किए हैं, आप मिलिट्रिस्टिक मेजॉरिटेरियनिज्म या जिस तरह की एक मिलिट्रिस्टिक विक्ट्री की बात नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि देखें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ग्रेव है, इसको रोकना बहुत अहम है। कल पोलैंड की सरजमी से भी प्रधानमंत्री ने यही कहा कि आई वुड वांट टू वर्क with my friends to see that humanitarian loss is reduced, और अपनी चिंता जाहिर की जो मौतें हो रही हैं इस वक्त सिविलियंस की। तो ये बात दोनों साइड्स को समझ आती है क्योंकि दोनों साइड्स को इसका नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, भारत जिस तरह की एक लीडरशिप, भारत का जो राइजिंग स्टैचर है दुनिया में, एक लीडरशिप अज्यूम की है ग्लोबल साउथ की, जिसकी आप बात कर रही थी अभी, कि जिन मुल्कों का इस पूरे मसले से, इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट से कोई दूर दराज का लेना देना नहीं है, वो सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगत रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं ग्लोबल साउथ के नेशंस। तो मेरे ख्याल है कि जब प्रधानमंत्री ये पर्सपेक्टिव रखेंगे, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस पर ज़रूर बड़ा शदीद गौर फरमाएंगे। चलिए अमृतपाल, हमारे साथ प्रोफेसर बावा भी जुड़ी हुई हैं जेएनयू से। प्रोफेसर बावा, तमाम उम्मीदें हैं विश्व को प्रधानमंत्री के इस दौरे से। ऐसे में अगर आपसे, क्योंकि तमाम एक विस्तृत तस्वीर हमारे सामने अमृतपाल ने रखी है, यूक्रेन को भी भारत से क्या अपेक्षा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री का यूक्रेन जाना उस बात का पुष्टि है कि दोनों देशों के बीच में मैत्री संबंध है, और प्रधानमंत्री का वहाँ पे आगमन और स्वागत जिस तरीके से किया गया है, इस बात को भी दर्शाता है कि भारत का आज के भूगोलिक पृष्ठीकरण में उसकी एक अहम भूमिका है। तो उम्मीद जो है सब तरीके से इसीलिए ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जैसे अभी आपके रिपोर्ट में बताया गया था, भारत एक ऐसा देश है जो युद्ध चलते हुए उस दोनों देशों के साथ उसके संबंध है, यानी रूस के साथ भी है और यूक्रेन के साथ है। अगर हम दूसरी ओर देखें तो जो पश्चिमी राष्ट्र है, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज जिसे हम कहते हैं, उन्होंने अपने सैंक्शंस के द्वारा रूस के साथ कोई भी राजनीतिक संबंध रखने से इनकार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में युद्ध में अगर हम युद्ध विराम की भी बात करें या युद्ध, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दौर युद्ध का नहीं है, तो आपको राजनीतिक हल, इस समस्या का जो है राजनीतिक ही हल हो सकता है और संवाद से हो सकता है, यानी डिप्लोमेसी और डायलॉग से आपको मेज़ के चारों तरफ बैठ के करना पड़ेगा। तो उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि हाल ही में एक महीने के अंदर जो है रूस भी गए थे, राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात हुई थी, तो बहुत उम्मीद है कि प्रधानमंत्री कोई या तो निजी संदेश लेकर जा रहे हैं या किसी तरीके से उनकी कोशिश होगी कि ये जो अलग अलग इनके जो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसमें किस तरीके से एक तरीके का आपस में बातचीत तो हो सके। तो क्या बातचीत पे कही जाएगी, क्या इसका निकलेगा, इसका मूल्यांकन तो हम शायद शाम को बाद में करेंगे, लेकिन इस वक्त एक उम्मीद जताई जा रही है कि शायद एक जो है रोशनी की किरण हमारे सामने आ रही। अभी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ में प्रोफेसर बावा, हमने सुना था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल पैक्ट की बात की थी, उसके बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि पीस पैक्ट की बात होगी। लेकिन क्या इसको वॉर डिप्लोमेसी कहना सही होगा? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको वॉर डिप्लोमेसी का नाम दे रहे हैं। देखिए, आप राजनीतिक परिभाषा से कई अलग अलग किस्म के रोचक नाम दे सकते हैं, वॉर डिप्लोमेसी कह सकते हैं, पीस डिप्लोमेसी कहते हैं, लेकिन सार क्या निकलता है? सार यही निकलता है कि दो देशों के बीच में युद्ध है। वो युद्ध ना केवल उनके लिए जो है घमासान है, ना केवल उनका नुकसान हो रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका जो एक प्रभाव है वो हर क्षेत्र में दिखने को मिल रहा है।
तो अगर हम किसी भी नाम से देखें जो है इसको उसका हमें तात्पर्य ये निकालना चाहिए कि वॉर का दूसरा अंत है जो है पीस डिप्लोमेसी। तो दोनों ही इसका है, आप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये ऐसे कहा जा सकता है। जी अमृतपाल, जब भी प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाते हैं तो जो महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं वो तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, लेकिन उसके आगे और पीछे जो अन्य स्थान होते हैं जहां प्रधानमंत्री जाते हैं उनकी भी अपनी महत्ता होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आज जिस तरीके से गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित करना वो भी शामिल है, लेकिन साथ ही साथ नेशनल म्यूजियम है जो यूक्रेन का, वहां पर जो बच्चे इस संघर्ष में मारे गए उनका भी जो वहां पे मेमोरियल बना हुआ है वहां भी प्रधानमंत्री जाएंगे। कहां तक ये भी एक महत्वपूर्ण संदेश और संकेत देता नजर आता है जब हम बात भारत के लोगों की यूक्रेन के प्रति बात करते हैं? देखिए, गांधी जी का स्टैचू वहाँ लगना 2020 में मेरे ख्याल से इस बोटैनिकल गार्डन में लगा था, ये दर्शाता है कि भारत की वहाँ कितनी पैठ है। आज आपके जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसके लिहाज से आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते हैं, अब तो कम हो गए। याद करें जब ये युद्ध शुरू हुआ था कैसे भारत ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था, जहाँ पर सिर्फ भारतीय स्टूडेंट्स ही नहीं बाकी जो आसपास के मुल्कों के स्टूडेंट्स हैं, नेपाल के, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स भी इवैक्यूएट किए थे भारत ने। तो भारत का किसी भी मुल्क में जब भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं और जिस तरह का स्वागत इंडियन कम्युनिटी ने किया, चले वो तो इंडियन कम्युनिटी करती है, उनमें एक उत्साह होता है, पर यह दर्शाता है कि आपकी एक साइजेबल प्रेजेंस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स के लेवल पर भी है, कल्चरल लेवल पर भी है। गांधी जी एक युग में वॉइस ऑफ रीजन थे। गांधी जी का जो दुनिया ने बाद में वो बात को माना कि पूरी कॉलोनियल एंटायर कॉलोनियल स्ट्रगल में जिस तरह की वो बातें करते थे उस दौर में भी लोग कहते थे कि यार ये कोई बात बनी जिस तरह की आप बातें करते हैं। फिर बाद में जब तारीख लिखी गई तो उन्हीं कॉलोनियल पावर्स ने ये माना कि उनका संदेश बहुत इम्पोर्टेंट संदेश था दुनिया के लिए, मानवता के लिए। तो मेरा ख्याल है प्रधानमंत्री का गांधी जी का स्टैचू को पे जाना और दूसरा इस म्यूज़ियम में जाना जहां तमाम संघर्षों में जो लोग मारे गए, जो बच्चे मारे गए, जो शहादतें हुई, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है जिससे एक मैसेज जाएगा कि हम शांति दूत की भूमिका अदा करना चाहते हैं। और हमारा मैसेज लगातार, भारत का मैसेज लगातार ये रहा है कि आपको किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को, किसी तरह की जो पावर स्ट्रगल है उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको एक पॉलिटिकल सेटलमेंट, और जैसे प्रोफेसर बाबा कह रही थी कि भारत का लगातार जो ऑफ स्टेटेड कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि संवाद के थ्रू ही आप इसको हल कर सकते हैं, जंग के मैदान पे हल नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ठीक। और ऐसे में देखना होगा कि अब जब द्विपक्षीय वार्ताएं भी होंगी तो वहां से भी क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल प्रोफेसर बाबा और अमृतपाल दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ पे वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे दिन की बड़ी खबरों के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद अन्य महत्वपूर्ण खबरों की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के 4 दिन के दौरे पर कल वॉशिंगटन पहुंचे। आज वे अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। दोनों नेता
आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री अमेरिका रक्षा उद्योग के साथ चल रहे और भविष्य के मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री का भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने का भी एक कार्यक्रम है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और हम जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते पहले से ही हो रहे हैं। 2+2 वार्ता भी होती है और ऐसे में इस दौरे के दौरान यही दोनों के बीच के रक्षा सुरक्षा संबंध और गहरे होंगे, इसी बात की उम्मीद की जा रही है। 2 महत्वपूर्ण समझौते भी हैं जिन पर हस्ताक्षर हुए हैं और ऐसे में भारत और मौजूदा दौर में भारत अमेरिका की नज़रों में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को भारत के विदेश मंत्री के साथ साथ भारत के रक्षा मंत्री भी सामने रख चुके हैं और भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड ने भी इस बात को सामने रखा था कि किस तरीके से भारत आज के दौर में भी भारत को अमेरिका कितना महत्व देता है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अमेरिका के दौरे के दौरान वाशिंगटन डीसी में 2 महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं और दोनों पक्षों के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था यानी SOSA और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। SOSA समझौता दोनों देशों को अप्रत्याशित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को हल करने के लिए एक दूसरे से आवश्यक औद्योगिक संसाधनों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। ये समझौता दोनों देशों को राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे से आवश्यक औद्योगिक संसाधन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि इस समझौते से अमेरिका और भारत राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए आपसी सहायता प्रदान करने पर सहमत है। भारत अमेरिका का 18वां SOSA भागीदार देश बन गया है। अन्य SOSA भागीदारों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, इजराइल, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्पेन और स्वीडन के साथ साथ UK भी शामिल हैं। और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। इस बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ये देखकर खुशी हुई कि कैसे भारतीय समुदाय अपने सांस्कृतिक मूल्यों को संजोए हुए है और उन्हें बनाए रखता है तथा अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले हम डिफेंस के इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज हम उन्हें स्वयं बना रहे हैं। जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स और डिफेंस रिलेटेड जितने भी आइटम्स हुआ करते थे तो हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे। इंडियन डायस्पोरा के मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिसमें हमारी गवर्नमेंट बनी थी उस समय भारत का डिफेंस रिलेटेड आइटम्स का जो एक्सपोर्ट होता था वो 600 करोड़ होता था। आज 10 वर्षों के अंदर हम मोर देन 21,000 करोड़ तो कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं 23,000 करोड़ पहुंच गया। आज देश पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। पहले अंतरिक्ष दिवस का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने इसरो रोबोटिक्स चैलेंज और भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन 2024 के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह को संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ने देशवासियों को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बधाई देने के साथ ही इस दिवस को मनाने की घोषणा को सराहनीय कदम बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्पेस सेक्टर के साथ साथ इसरो ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में अहम योगदान दिया। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में भी इसरो देश की विकास यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें इसरो के गगनयान मिशन का बेसब्री से इंतजार है। इसरो भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं गगनयान मिशन की भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हूँ, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष टीम को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इन सभी मिशन के फलस्वरूप ऐसे
परिणाम सामने आएंगे, जिनसे देश सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक रूप से लाभान्वित होंगे। और पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह को संबोधित करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो ने ऐतिहासिक मुकाम को हासिल करने में एक लंबी यात्रा तय की है। The world never expected that we would be able to achieve this feat because our journey in space was just about 55 years long. ISRO was born in the year 1969, the year which is remembered for the first human being having landed on the surface of Moon, Neil Armstrong. And we were just getting born. And today, the same ISRO, the same team, within 50 years, just about half a century, we became the first to have landed on the south pole of Moon before anybody else could do. और वही कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताया और साथ ही इसरो की भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। It was on 23rd August 2023, Chandrayaan-3 made the historic landing on the moon, creating a never-before event in the history of the space program of this nation. In ISRO, we never imagined the impact that it's going to create out of this accomplishment. And it is when Honorable Prime Minister of India visited us in the control center after a few days, and he made the announcement of 23rd August to be the National Space Day, and also declared the landing site of Chandrayaan-3 as the Shiva Shakti point. This year, the National Space Day is being celebrated all across the length and breadth of this country with the participation of departments, ministries, educational institutions, science organizations, NGOs, general public, and there is a lot of energy and enthusiasm that is visible. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर बधाई दी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हम अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने देश की उपलब्धियों को बड़े गर्व के साथ याद करते हैं। ये हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना करने का भी दिन है। हमारी सरकार ने इस क्षेत्र से संबंधित कई भविष्योन्मुखी निर्णय लिए हैं और आने वाले समय में हम और भी अधिक करेंगे। India is on the moon. 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। स्पेस साइंस सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी सोशल साइंस भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सोसाइटी को सबसे अधिक लाभ होता है। आज हमारी डेली लाइफ में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर $44 बिलियन तक पहुंच जाएगी। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएंगे। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट
भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। तो महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है भारत। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें मिड डे प्राइम। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सबकी जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद कोलकाता रेप और मर्डर केस की बात, जिसे लेकर CBI सच का पता लगाने में जुटी हुई है। CBI टीम से आज जूनियर डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल मिल सकता है। इस मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। CBI आज संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। सियालदा कोर्ट से CBI को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मंजूरी मिल गई है। CBI इस मामले में संदीप घोष के अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ कराएगी। इससे पहले CBI संदीप घोष से कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। आपको बता दें कि CBI संदीप घोष से अब तक करीब 88 घंटे पूछताछ कर चुकी है। वहीं इस मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति CBI को पहले ही मिल चुकी है। कोलकाता में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। तो आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा कि कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें सामने आ सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब से CBI के हाथ में ये जांच आई है उसके बाद से संदीप घोष के साथ तो बातचीत या पूछताछ जारी है ही, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे सवाल भी उठ खड़े हुए हैं जिसके जवाब तलाशे जाने अभी बाकी हैं कि क्या संजय रॉय अकेला था या क्या कहीं उसको मोहरा बनाया गया है, इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या बड़े कारण भी हो सकते हैं। क्या कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर हुआ है, क्या वही स्थान था जहां पर ये कुकृत्य को अंजाम दिया गया या कहीं और उसको मारकर यहां लाकर रखा गया, इत्यादि तमाम ऐसे सवाल हैं या ऐसा कह सकते हैं कि थियरीज हैं जिन्हें सामने लाया जा रहा है। लेकिन सच क्या है, इसी को लेकर ये उम्मीद की जा रही है कि आज कुछ सवालों के जवाब जरूर मिल सकते हैं। हमारे साथ प्रसन्नजीत बख्शी, हमारे संवाददाता कोलकाता से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, कई सवाल जिनको लेकर लगातार बातें तो की जा रही हैं, लेकिन अब उन सवालों के जवाब किन मायनों में महत्वपूर्ण रहेगा ये पॉलीग्राफ टेस्ट, क्योंकि जहां संजय रॉय का हो रहा है, साथ में और भी लोग हैं आरोपी, लेकिन संदीप घोष का भी अब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। नहीं, देखिए ममता, ये डॉक्टर का एक ही मांग है कि हमें न्याय चाहिए, और इसीलिए पूरे देश में जिस तरह से धीरे धीरे डॉक्टर अपने काम पे लौट आए, लेकिन बंगाल में ऐसा कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर है वो सारे कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई देखने के बाद इसका आलोचना तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि हमारा जो मांग है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है, हमारे बीच ही कोई है जो गुनहगार है। तो इसीलिए ये CBI के लिए एक चुनौती भरा टास्क है, और जिस तरह से पिछले 88 घंटे से संदीप घोष से पूछताछ किया जा रहा है, उसी तरह से कई सारे लोगों से भी पूछताछ किया जा रहा है, और CBI का कहना है कि ये संदीप घोष की जो जवाब है, इस पे काफी सारे ऐसे पहलू है जिसका ठीक तरह से जवाब शायद वो नहीं दे रहा है, ऐसा
लग रहा है। इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट करना जरूरी है। और पॉलीग्राफ टेस्ट सिर्फ संदीप घोष का नहीं है, कई सारे लोगों का, और साथ में जो जिनको पहले गिरफ्तार किया गया था उस संजय राय का भी होना है। तो कम से कम ये पॉलीग्राफ टेस्ट से तो पता चले कि जो मिसिंग लिंक है, जिसे हम मिसिंग लिंक कहते हैं, वो मिसिंग लिंक को किस तरह से जोड़ा जाए, इस कड़ी को किस तरह से जोड़ा जाए, इसका एक कोशिश में लगे हुए है सीबीआई। और आज और एक महत्वपूर्ण बात यह है ममता की संजय राय का जो पुलिस कस्टडी है वो आज खत्म होने जा रहा है। इसीलिए संजय राय को सियालदा कोर्ट में पेश करना भी जरूरी है। तो इसीलिए सीबीआई संजय राय को लेकर और साथ में कोलकाता पुलिस भी सारे सियालदा कोर्ट में पहुंचे हैं। अब देखना है आगे की कार्रवाई क्या है। बिल्कुल नजर रहेगी बहुत करीब से आज होने वाली तमाम कार्रवाइयों की, पॉलीग्राफ टेस्ट की भी, और अगर डॉक्टर सीबीआई से मिलते हैं तो उस पर भी रहेगी नजर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत ये जानकारी देने के लिए। पिछले एक दशक में भारत में सबसे गरीब परिवारों में वाहन स्वामित्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में सबसे गरीब परिवारों में वाहन के स्वामित्व में 6.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य प्रोफेसर शमिका रवि ने इन आंकड़ों को एक्स पर साझा किया और साझा आंकड़ों के मुताबिक 2011-12 में भारत में केवल 6% सबसे गरीब परिवारों के पास ही कोई वाहन था। सर्वे में शामिल इन परिवारों के पास मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार या जीप वाहन के रूप में पाए गए थे। 10 वर्षों में इन आंकड़ों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और 2022-23 में 40% परिवारों ने अपना खुद का वाहन खरीदने में सफलता पाई। आंकड़ों की बात करें तो पंजाब में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 62% सबसे गरीब परिवारों के पास वाहन है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 65.7% है। जनसंख्या के सबसे गरीब वर्गों में वाहन स्वामित्व में ये वृद्धि इनकी आर्थिक प्रगति की ओर इशारा करती है। वहीं पश्चिम बंगाल इस सूची में सबसे निचले स्थान पर है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 9.6% तथा शहरी क्षेत्रों में 15.2% ही सबसे गरीब परिवारों के पास कोई वाहन है। आमतौर पर माना जाता है कि भारत के गरीब राज्यों में मुफ्त खाद्यान्न अधिक दिया जाता है, लेकिन आंकड़े इसके उलट तस्वीर दिखा रहे हैं। आंकड़ों के आधार पर प्रोफेसर शमिका रवि ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट कर कहा कि पश्चिम बंगाल में सरकार से मुफ्त खाद्यान्न, गेहूं और चावल पाने वाले परिवारों की संख्या सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में 75% परिवार और शहरी क्षेत्रों में 38% परिवारों को मुफ्त गेहूं उपलब्ध कराया जाता है। वहीं अगर मुफ्त के चावल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के 96% ग्रामीण परिवार और 68% शहरी परिवार सरकार की मुफ्त चावल योजना का लाभ उठाते हैं। और इसी तरह कर्नाटक के 88% ग्रामीण और 45% शहरी परिवारों को मुफ्त चावल दिया जाता है, जबकि इन राज्यों की तुलना में गरीब माने जाने वाले बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मुफ्त खाद्यान्न का आवंटन इनसे कम है। और बढ़ती अगली खबर की ओर, भारतीय वैज्ञानिकों ने कोडाईकनाल टॉवर टनल टेलीस्कोप से डेटा का उपयोग करके सौर वायुमंडल की विभिन्न परतों पर चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करके सूर्य के रहस्यों की गहराई से जांच करने का एक नया तरीका खोजा है। कोडाईकनाल टॉवर टनल टेलीस्कोप से सौर मंडल की विभिन्न परतों में चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन किया गया है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोल विज्ञानियों द्वारा किए गए एक अध्ययन में कोडाईकनाल टॉवर टनल टेलीस्कोप से हाइड्रोजन अल्फा और कैल्शियम II 8662A लाइनों में एक साथ अवलोकन करते हुए कई गहरी छायाओं और एक उप छाया सहित जटिल विशेषता वाले सनस्पॉट का परीक्षण किया गया। परिणाम बताते हैं कि हाइड्रोजन अल्फा लाइन सूर्य के ऊपरी परतों का बेहतर प्रतिनिधित्व करती है, जबकि कैल्शियम लाइन गहरी परतों की जानकारी देती है। ये शोध सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की अधिक विस्तृत और सूक्ष्म समझ पाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये सौर चुंबकीय घटनाओं की जटिलताओं को अधिक स्पष्ट ढंग से समझने में भविष्य के अध्ययन और अवलोकनों का मार्ग प्रशस्त करता है। सौर वायुमंडल चुंबकीय क्षेत्रों के माध्यम से परस्पर जुड़ी विभिन्न परतों से बना है। चुंबकीय क्षेत्र आंतरिक परतों से बाहरी परतों तक ऊर्जा और द्रव्यमान को स्थानांतरित करने के लिए एक प्रकार के वाहक के रूप में कार्य करता है, जिसे आमतौर पर कोरोनल हीटिंग समस्या के रूप में जाना जाता है, और ये सौर हवा का प्रमुख चालक भी है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा संचालित कोडाईकनाल सौर वेधशाला को 1909 के
एवरशेड प्रभाव की खोज के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यूपी में 60,244 पुलिस आरक्षी पदों पर भर्ती परीक्षा चल रही है। पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। किसी भी तरह की गड़बड़ी और धांधली से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो जिस तरीके से विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक की खबरें सामने आती रही हैं, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह की परीक्षाओं को लेकर और ज्यादा सतर्क हो गई है। ऐसे में ये पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर भी सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी परीक्षा केंद्र पर नकल की कोई गुंजाइश न रहे। साथ ही इस बार आईजी को भी साबित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के दौरान राज्य के डीजीपी प्रशांत कुमार ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस के शीर्ष अधिकारी भी परीक्षा केंद्रों का जायजा ले रहे हैं, तमाम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ताकि इतने बड़े स्तर पर आयोजित की गई शिक्षा परीक्षा भर्ती में कोई घोटाला ना हो, कुछ भी गलत ना हो, ताकि जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी ना हो। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ पूरा पुलिस महकमा भी सुरक्षा के लिए जुटा हुआ है। पूरे प्रदेश में 60 लाख से ज़्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। अभी तक जो हम लोगों के पास कंफर्म सूचना है उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने के इस परीक्षा में शामिल होने के बारे में ज्ञात हुआ है। और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। आज प्रथम पाली की परीक्षा चल रही है। हमारे संवाददाता विकास सिंह सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विकास, मान सकते हैं कि इस वक्त परीक्षा सुचारू रूप से जारी है क्योंकि सुरक्षा के तो तमाम कदम उठाए गए हैं। जी बिल्कुल, परीक्षा संपन्न हो चुकी है प्रथम पाली की। अब द्वितीय पाली की परीक्षा 3 बजे से प्रारंभ होगी, जिसके लिए 2:30 बजे तक अंतिम समय है। 2:30 तक परीक्षार्थियों के आने का हम अपने पीछे अपने कैमरामैन से कहेंगे, दिखाना चाहेंगे। ये तमाम सारे लोग हैं, काफ़ी संख्या में लोग अभी अंदर भी जा चुके हैं जो दूसरी पाली की परीक्षा देने के लिए आए थे। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम व्यापक किए गए हैं। यहाँ पर पहचान करने के लिए बायोमेट्रिक उनका हो रहा है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ वस्तु वो अंदर नहीं ले जा सकते हैं, बेल्ट तक अंदर नहीं ले जा सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं अंदर ले जा सकते हैं। हर परीक्षा केंद्र के जो कक्ष बनाए गए हैं वहाँ पर दीवार घड़ियों की व्यवस्था की गई है। सरकार के द्वारा 17,000 घड़ियों की व्यवस्था की गई है। इसके लिए जो केंद्र बनाए गए हैं 1,154 केंद्र बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में। उनकी सुरक्षा में कोई और कसर नहीं छोड़ी गई है। एक SOP बना दिया गया है कि परीक्षा केंद्रों पर किस समय पर पेपर यहाँ पर पहुँचेगा, उसके लिए एक मार्ग निश्चित कर दिया गया है। और यहाँ पर आसपास कोई रुकने ना पाए उसके लिए तमाम सारे जो पुलिस बल हैं, जो बाहर फोर्स लगाई गई है, वो स्थान पर नज़र बनाए हुए हैं। STF के तो इसको पूरे इस परीक्षा में खास तौर से सतर्कता बरत रही है। खास तौर से पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो 1500 लोगों की लगभग लिस्ट सौंपी गई थी, जो पिछले 12 वर्षों से किसी न किसी कारण किसी न किसी परीक्षा में नकल में वांछित पाए गए थे, उन लोगों पर लगातार पहले से ही निगरानी बरती जा रही है। 20,000 ऐसे छात्रों को चिन्हित किया गया था कि जिन लोगों ने जो दस्तावेज लगाए थे उनसे संतुष्ट नहीं था, तो उनके लिए कहा गया था कि वो 2.5 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर आकर अपना वैकल्पिक पहचान पत्र भी यहाँ दें, तभी उनको प्रवेश दिया जाएगा। बाद में उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। उठाए गए हैं और ये जरूर कहा जा सकता है कि पिछली बार जिस तरह से हमने देखा है कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर खबरें आती रही, उसके बाद ये अभ्यर्थियों के साथ साथ पुलिस और प्रशासन के लिए भी परीक्षा की घड़ी है कि आज की ये परीक्षा सुचारू रूप से हो जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, हमारे साथ लखनऊ से जुड़ने के लिए।
गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने बताया है कि सरकार ने प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए 40 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दे दी है। वहीं राहत एवं बचाव कार्य के अंतर्गत एनडीआरएफ की 11 टीमें, सेना की 3 टुकड़ियां और वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर्स पहले से ही राज्य सरकार की सहायता कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस कठिन समय में त्रिपुरा के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। माणिक साहा ने गोमती जिले और दक्षिण त्रिपुरा का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हम जरूरतमंद लोगों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जहां मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं त्रिपुरा में, तो वहीं केंद्र की ओर से भी मदद दी जा रही है और ये भी आश्वासन दिया जा रहा है कि राज्य के साथ केंद्र सरकार लगातार खड़ी है ताकि बाढ़ पीड़ितों को राहत मिल सके। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से भी तमाम कोशिशें जारी हैं ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक प्रशासन भी पहुंच सके और लोगों की जान बचाई जा सके। उत्तराखंड के चमोली जिले में लगातार बारिश जारी है। लोगों को इसके प्रति सचेत करते हुए जिले की पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से जानकारी दी है कि जनपद में हो रही लगातार बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, नंदप्रयाग, छिनका, गुलाबकोटी, पगलन नाला व कंचन नाला बद्रीनाथ के समीप मलबा आने के कारण अवरुद्ध है। तो राज्य में लोगों को ये जानकारी दी जा रही है कि मौसम के कारण ये मार्ग अवरुद्ध हैं, तो घर से निकलने से पहले पूरी एहतियात बरतें और जानकारी लेने के बाद ही उत्तराखंड के ये बारिश प्रभावित क्षेत्रों में लोग एहतियात बरतते रहें। फिलहाल मीडिया प्राइम में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। क्रिकेट के रोमांच से फुटबॉल के धमाल तक, हॉकी के मैदान से टेनिस के लॉन तक, एथलेटिक्स फील्ड से बैडमिंटन के कोर्ट तक, कुश्ती, बॉक्सिंग और शूटिंग समेत होगी खेल जगत से जुड़ी हर खबर। देखिए खेल समाचार सिर्फ डीडी न्यूज पर। पिछले दशकों में हमारे शहर बदल गए हैं। बढ़ता तापमान और पानी की सतह